नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक तापमान बढ़ने लगता है और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की आंच में तप सकते हैं। कई प्रमुख नेता सीबीआई और ईडी की रिमांड पर हैं। इनमें गांधी परिवार से लेकर के लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मुख्य रूप से शामिल हैं। नौकरी के बदले जमीन का मामला, पहले बात कर लेते हैं लालू की लेकर के। सीबीआई ने इस मामले में तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। ईडी ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए नया सम्मन जारी किया है। हाल ही में केस के सिलसिले में लालू प्रसाद के परिवार की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति भी ईडी ने जब्त कर दी है। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बेटे को अंतिम लाभार्थी बताया है। हालांकि तीनों ने आरोपों से इनकार किया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई जल्द ही एक और चार्जशीट दाखिल करेगी। आईआरसीटीसी केस ये एक और मामला है जो लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी और अन्य सह अपराधियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप तय करने पर बहस की है। आरोप तय करने पर दलीलें सुनने वाले जज के ट्रांसफर के कारण मुकदमा अभी शुरू नहीं हो सका है। लेकिन अभियोजन पक्ष और आरोपी नए जज के सामने आरोपों पर नए सिरे से बहस करेंगे। ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में मार्च में लालू, तेजस्वी और लालू की बेटियों के घरों पर भी छापेमारी की थी। सीबीआई ने जुलाई 2017 में लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य पर आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर की शर्तों में बदलाव करके कथित तौर पर गलत लाभ कमाने का मामला दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार लालू ने आईआरसीटीसी के अधिकारियों और अपनी पत्नी राबड़ी के साथ बनाई मुखौटा कंपनी के मालिकों के जरिए पटना में चाणक्य होटल और सुजाता होटल के मालिकों के साथ मिली भगत करके बड़ा घोटाला किया है। और अब बात नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के। ईडी ने नवंबर में कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया लिमिटेड के मालिकाना हक वाले अखबार नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। एजेंसी ने जून और जुलाई में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 3 बार में लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले उनके बेटे यानी राहुल गांधी से भी एजेंसी ने जुलाई में 5 मौकों पर तकरीबन 50 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। एजेंसी संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि करेगी और कार्रवाई भी करेगी। वहीं आईटी ने 2013 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर उनके खिलाफ जांच शुरू की थी और यह आरोप लगाया गया था कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड अखबार के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की है और धन का दुरुपयोग किया है, जो एजल्स द्वारा प्रकाशित और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। बता दें कि गांधी परिवार ने बार बार आरोपों से इनकार किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार ने यंग इंडिया के जरिए अखबार के पूर्व प्रकाशकों को खरीदकर नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली संपत्तियों का अधिग्रहण किया, जिसमें उनकी 86% हिस्सेदारी है। कांग्रेस ने इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। ईडी ने गांधी परिवार पर 50 लाख रुपए का भुगतान करके एजल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का दुरुपयोग करने का भी बड़ा आरोप लगाया है। वही बात बीकानेर को लेकर करते हैं तो बीकानेर जमीन मामले में फंसे हैं रॉबर्ट वाड्रा। ईडी बीकानेर जमीन खरीद मामले में कथित संलिप्तता को लेकर सोनिया गांधी के दामाद यानी रॉबर्ट वाड्रा के कथित सहयोगी महेश नागर पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। ईडी ने आरोप लगाया है कि नागर ने रॉबर्ट वाड्रा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार काम किया, क्योंकि वो नौकरी पर है। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने 275 बीघे की संपत्ति मात्र 52 लाख रुपए में खरीदी और उसी को बेचकर 615% का मुनाफा कमाया। एजेंसी ने 2019 में जांच के सिलसिले में वाड्रा और उनकी मां से भी पूछताछ की थी। जनवरी 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने अपनी जांच में निष्कर्ष निकाला था कि ना तो रॉबर्ट वाड्रा और न ही उनकी कंपनी मेंबर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने बीकानेर में 2 लैंड पार्सल खरीदने में उचित नियमों का पालन नहीं किया था। ईडी ने सबसे पहले 14 जनवरी 2020 की रिपोर्ट में दी थी कि वाड्रा ईडी को बीकानेर के 2 गांवों में जमीन खरीदने के लिए पैसे का स्रोत नहीं बता पाए थे। वाड्रा ने ईडी को बताया था कि उन्होंने बीकानेर की जमीन सिर्फ गूगल मैप पर देखी थी और ईडी के अनुसार जब कंपनी ने कुछ लाख में कथित तौर पर धोखाधड़ी से खरीदी थी तो वाड्रा स्काईलाइट की 99% इक्विटी के साथ मेंबर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के सक्रिय
निर्देशक थे। वहीं अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आपके दो वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही उत्पाद शुल्क नीति यानी एक्साइज पॉलिसी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए सलाखों के पीछे हैं और जांच एजेंसियों के रडार पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आ गए हैं। सीबीआई अप्रैल में ही केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, तो ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है और उसने 3 बार समन भी जारी कर रहा है। लेकिन केजरीवाल ने समन को राजनीति से प्रेरित और अवैध बताकर ईडी के सामने से पेश होने की इनकार कर दिया। अगर जांच एजेंसियां आपको मामले में आरोपी बनाने का फैसला करती है तो पार्टी विधायकों के लिए और भी ज्यादा बड़ी परेशानी बन सकती है। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि एजेंसियां मामले में आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। फरवरी में एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में ईडी की दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया था। इसमें आरोप यह लगाया गया था कि आपने पॉलिसी से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव प्रचार के लिए किया। आरोप पत्र है कि केजरीवाल और मामले के आरोपी इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू के बीच एक कथित कॉल का जिक्र किया गया था, जिसमें केजरीवाल ने कथित तौर पर उनसे आप संचार प्रभारी विजय नायर के साथ काम करते रहने के लिए कहा था। केजरीवाल ने आरोप को पूरी तरह से काल्पनिक बताया है। और अब बात करते हैं के कविता। भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली ने ईडी ने शराब घोटाले मामले में 3 बार पूछताछ की। उन्हें आखिरी बार ईडी ने मार्च में समन किया था। सीबीआई ने दिसंबर में कविता से उनके हैदराबाद स्थित आवास पर 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। ईडी ने पहले कारोबारी अमित अरोड़ा से हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए रिमांड पेपर में कविता का नाम लिया था, जब उन्हें पिछले नवंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल के निदेशक अरोड़ा कथित तौर पर सिसोदिया के सहयोगी भी है और कविता ने बार बार सभी आरोपों से इनकार भी किया है। और अब बात पश्चिम बंगाल को लेकर करते हैं। अभिषेक बनर्जी की बात आती है। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी जांच एजेंसियों की रडार पर है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले और कोयला तस्करी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की। शिक्षक भर्ती मामले में पैसे लेकर राज्य के सरकारी प्राथमिक शिक्षक पद पर देने से जुड़ा हुआ है और अभिषेक के पिता अमित बनर्जी के खिलाफ आरोप है कि वो लिप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे और जबकि रुजिरा लिप एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज की निदेशक थी, जिसका इस्तेमाल दागी धन को इधर उधर करने के लिए किया गया है। ईडी ने नवंबर 2020 में सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया और जिसमें आसनसोल और उसके आसपास पश्चिम बंगाल के कुंस्तोरिया और काजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए की कोयला चोरी का आरोप भी लगाया गया था। और अब बात टीएमसी के एक और सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में। पार्टी की एक और नेता और लोकसभा से निष्कासित महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई का एक दावा है कि उसने अभी तक मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज नहीं की है और वह केवल लोकपाल के निर्देश पर मामले की जांच कर रही है। मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बताया था कि महुआ नगदी और उपहारों के बदले बिजनेस टाइकून दर्शन हीरानंदानी की ओर से संसद से सवाल पूछकर उद्योगपति गौतम अडानी को बार बार निशाना बनाया जाता था। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने नवंबर में यह कहा था कि लोकपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अगर सीबीआई ने केस दर्ज किया तो महुआ की मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर के। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महादेव ऐप केस को लेकर ईडी ने नवंबर में दावा किया था कि उसने एक कैश कुरियर का बयान दर्ज किया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल को संयुक्त अरब अमीरात स्थित महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों से 508 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी ने कहा कि असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ आरोपियों में से एक शुभम सोनी के भेजे गए मेल की जांच से ये चौंकाने वाले कई आरोप सामने आए हैं।
जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि अतीत में नियमित भुगतान किया गया और अब तक महादेव ऐप प्रमोटरों ने भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कई बॉलीवुड हस्तियों और बघेल के सहयोगियों को तलब करने के बाद एजेंसी मामले के संबंध में बघेल से भी पूछताछ कर सकती है। सितंबर में ईडी ने तत्कालीन सीएम बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के करीबी परिवार के सदस्यों को तलब किया था। वहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने 75 एफआईआर दर्ज की है, जबकि मुंबई पुलिस ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट से जुड़े कथित 15,000 करोड़ रुपए के जुए और साइबर धोखाधड़ी की एफआईआर को मुंबई अपराध शाखा को ट्रांसफर किया है। और अब बात हेमंत सोरेन को लेकर करते हैं। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बार बार तलब किया है। सीएम के कथित राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद एजेंसी ने ताजा सबूत मिलने का दावा करते हुए पिछले साल ही सोरेन को तलब किया था। जुलाई 2023 में एजेंसी ने मिश्रा और उनसे जुड़े अन्य लोगों के परिसरों पर भी जमकर छापेमारी की और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के बाद ईडी ने मिश्रा और उनसे कथित तौर पर जुड़े एक व्यक्ति दाहू यादव के 37 बैंक खातों से तकरीबन 12 करोड़ रुपए की जमा राशि जब्त कर ली है। इसके अलावा ईडी ने पीएमएलए के तहत 5.34 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी भी जमा की है, जिसमें दावा किया गया है कि यह पैसा झारखंड में अवैध खनन से कमाया गया है। पिछले साल अगस्त में ही एजेंसी ने झारखंड में एक और दौरे में छापेमारी की थी। और अब बात धीरज साहू को लेकर करते हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर गाज गिर सकती है। साहू से जुड़े परिसरों से आयकर विभाग ने 290 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की है। अब इस मामले में ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू कर सकती है। छापेमारी झारखंड के रांची, सबलपुर, बोलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध और सुंदरगढ़ और ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में भी की गई है। और अब बात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की कर ले। फारूक अब्दुल्ला और अन्य लोगों यानी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच का सामना कर रहे हैं। अब्दुल्ला और सह अभियुक्तों को जुलाई 2022 में श्रीनगर की एक अदालत ने तलब किया था। अदालत ने जून 2022 में ईडी के पूरक अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद अब्दुल्ला और अन्य को तलब किया था। ईडी ने पहले यह कहा था कि पूरक आरोप पत्र 3 अन्य अंतिम कुर्की आदेशों से पहले दायर किए गए थे और इसमें अब्दुल्ला, मेंबर्स मिर्जा सन्स, गजान नफर और मिर्जा की कुल मिलाकर 21.5 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अटैच की गई है। तो ये है वो नेता जिन पर ईडी और सीबीआई की जांच की रडार में है और लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि इन पर इन केंद्रीय एजेंसियों की गाज गिर सकती है।